चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को मेनली हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। यानी प्रेगनेंसी की जितनी भी चेंजेस हैं वुमेन्स में या फीमेल्स में वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से मोस्टली चेंजेस अकर होती हैं। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये एक इंडोजीनियस स्टीरॉयडल हार्मोन है। हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि ये भी एक स्टीरॉयडल हार्मोन है और ये किस किस चीज़ में इन्वॉल्व है, फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल में, प्रेगनेंसी में और एम्ब्रियोजेनेसिस में। मेंस्ट्रुअल साइकिल के थर्ड फेज जिसको हम सेक्रेटरी फेज कहते हैं उसमें प्रोजेस्टेरॉन इन्वॉल्व होता है और जिसमें ओव्यूलेशन होती है। और प्रेगनेंसी के फुल पीरियड में कैसे इन्वॉल्व है वो आगे हम इसके फंक्शन में डिटेल से पढ़ेंगे कि प्रेगनेंसी का जो फुल पीरियड है उसमें प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है और अपना इफेक्ट जो है वो शो करता है। और एम्ब्रियोजेनेसिस में यानी एम्ब्रियो जाइगोट की फॉर्मेशन में, चाइल्ड की फॉर्मेशन में, बेबी की फॉर्मेशन में जो है वो सारा का सारा रोल है प्रोजेस्टेरॉन का। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो की जेनेसिस हो रही है वो प्रोजेस्टेरॉन कंट्रोल कर रहा होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टीरॉयडल हार्मोन है, ठीक है। स्टीरॉयड इसका कोलेस्ट्रॉल मेन रिंग स्ट्रक्चर है, स्टीरॉयडल रिंग स्ट्रक्चर है और ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक मिथाइल ग्रुप है। अच्छा जी, अगर हम ये देखें कि ये कहाँ से रिलीज होता है या कहाँ प्रोड्यूस होता है विद इन द बॉडी, क्योंकि एंडोजीनियस है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम में प्रोड्यूस होता है इन अर्ली प्रेगनेंसी। यही जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं फॉर प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग इन द ओवरी और यूट्रस और ओवरी के अंदर ये सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन की रिलीज करते हैं। और फिर बाद में जब लेट प्रेगनेंसी होती है आफ्टर 6 to 7 वीक्स और मोर, उसमें प्लेसेंटा से जो है जब प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है तो प्लेसेंटा से जो है वो प्रोजेस्टेरॉन की रिलीज होती है। इसी तरह मेल्स में टेस्टिस से इसकी रिलीज होती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी इनकी रिलीज होती है। यानी प्रोडक्शन जो हो रही है, प्रोडक्शन जो हम कहें कि बॉडी में कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है तो वो इन जगहों पे कॉर्पस ल्यूटियम में, प्लेसेंटा में, टेस्टिस में और एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो प्रोजेस्टेरॉन वो प्रोडक्शन होती है। अगर हम देखें तो रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन को कौन कौन कंट्रोल कर रहा है, तो सेम मैकेनिज्म है कि ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस मैसेज देता है विद द हेल्प ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज करती है फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जाके ओवरीज पे एक्ट करते हैं और ओवरीज जो है उसमें सेल प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और साथ में ओव्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। ये भी सेल्फ इनहिबिटरी इन नेचर है, जैसे हमने पढ़ा था उनके बारे में। एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन के बारे में हमने पढ़ा था। ये सेल्फ इनहिबिटरी स्टीरॉयडल हार्मोन तकरीबन सारे, टेस्टोस्टेरोन हो जाए, एस्ट्रोजन हो जाए, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे के सारे सेल्फ इनहिबिटरी हैं। सेल्फ इनहिबिटरी सेल्फ रेगुलेटरी इनको इसलिए कहा जाता है कि जैसे इनका लेवल अचीव हो जाता है तो ये नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं टू द ब्रेन हाइपोथैलेमस को तो वो मजीद गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज ना करे, जिसके रिजल्ट पे इनकी अपनी कंसंट्रेशन जो है वो डाउन हो जाती है। अगर हम देखें इसकी बायोसिंथेसिस कैसे होती है, यानी जो मैसेज लेके ब्रेन से ल्यूटिनाइजिंग या फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो मैसेज लेके आए हैं उन्होंने क्या किया, वो मैसेज ने ओवरी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट था उसको कन्वर्ट किया प्रोजेनिलॉन में और प्रोजेनिलॉन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम आपको एरो से नजर आ रहा होगा कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसके अंदर ये प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होती है। प्रेग्नेंट लेडीज में प्लेसेंटा से रिलीज होती है 7 to 10 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के बाद। यानी जब 7 to 10 वीक्स हो जाए एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद तो हम प्लेसेंटा से रिलीज होना शुरू हो जाती है। अगर हम ये देखें कि ये एक्ट कैसे करती है, एक्ट इसका भी वही तरीका है कि ये न्यूक्लियस इसका टारगेट सेल होता है, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है क्योंकि लिपिड इन नेचर है, स्टीरॉयड इन नेचर है, तो लिपोफिलिक है, तो ये एंटर हो जाती है सेल मेम्ब्रेन से विदाउट एनी हेजिटेशन और फिर जाके ये एक्ट करती है टारगेट सेल्स पे जो कि न्यूक्लियस में इसके प्रेजेंट होते हैं।
अच्छा, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोजेस्टेरॉन बाइंड करता है किसके साथ, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर के साथ, और उनकी डाइमराइजेशन होती है जो हमने स्ट्रोजन में पढ़ी थी कि दो जो है मॉलिक्यूल्स मिलकर एक डाइमर बना देते हैं, और ये डाइमर जो है रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं टू द टारगेट जीन, यानी जो जीन है उससे ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं जो उनको प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है। सेम मैकेनिज्म है जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का हमने पढ़ा था। अगर हम फंक्शंस की बात करें कि प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शंस क्या क्या हैं, तो मेन फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका रिलेटेड टू है प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये एक्ट करता है एज ए मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट, यानी जितने भी स्टेरॉइडल हार्मोन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ये जो मॉलिक्यूल्स बॉडी में स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं, इनमें ये एज ए इंटरमीडिएट प्रोजेस्टेरॉन यानी पहले प्रोजेस्टेरॉन बनता है और वो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो फर्दर चेंज होता है टेस्टोस्टेरोन में और एस्ट्रोजन में। उसके बाद इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पढ़ेंगे और आखिर में इसके मेटाबॉलिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे। ये मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट कैसे एक्ट करता है, ये इस डायग्राम में एक फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट में जिसमें पता चलता है कि पहले कोलेस्ट्रॉल जो है वो कन्वर्ट होता है प्रीजेनिलोन में, और प्रीजेनिलोन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन में। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये फर्दर कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सिलेज स्टिमुलेशन के साथ, यानी हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होगा उसकी स्टिमुलेशन के बाद ये कन्वर्ट होता है 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन में। वो फर्दर कन्वर्ट होता है एंड्रोस्टेनिडायोन में, जो हमने कल पढ़ा था कि एंड्रोस्टेनिडायोन से फर्दर एस्ट्रोन बनता है, और एस्ट्रोन या टेस्टोस्टेरोन ये इंटर कन्वर्टेबल है, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो कन्वर्ट होता है एस्ट्राडायोल में। ये ल्यूटिनाइजिंग टेस्टोस्टेरोन तब प्रोड्यूस होगा, एस्ट्रोन तब नहीं प्रोड्यूस होगा, और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करेंगे इसकी प्रोडक्शन को। ठीक है, फर्दर इससे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी बनते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भी बनते हैं, ये भी हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली जो इसका हम फंक्शन की बात कर रहे थे कि जो प्रोजेस्टेरॉन है ये इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट है इस चीज का, जो अदर स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं, यानी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोन की प्रोडक्शन भी इंटरमीडिएटली प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोजेस्टेरॉन कोलेस्ट्रॉल से पहले ये प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट हम इसकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करें कि फिजियोलॉजी की से हमारी बॉडी फंक्शनिंग पे इसके क्या इफेक्ट्स हैं। तो पहला इसका रोल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी में है। अच्छा, प्रेगनेंसी में अगर हम देखें तो ये क्या करता है कि एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है। एंडोमेट्रियम जो लेयर है, एंडोमेट्रियम लेयर है ओवरी की, उसमें ओव्यूलेशन के लिए उसको प्रिपेयर करता है। फिर ये क्या करता है कि जो लाइनिंग होती है उसको थिक करता है, यूट्रस की लाइनिंग को थिक कर देता है कि वो फर्टिलाइज एग को एक्सेप्ट कर सके। इसके साथ साथ यूट्रस में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है ऑक्सीटोसिन की, उनकी सेंसिटिविटी को कम करता है ताकि कॉन्ट्रैक्शन जो है यूट्रस की वो ना हो, जिसकी वजह से बॉडी जो है एग को रिजेक्ट ना करे बल्कि अपने अंदर रख ले। ठीक है, इसके हाई लेवल अगर प्रोजेस्टेरॉन हाई लेवल में होगा तो मजीद ओव्यूलेशन जो नेक्स्ट मंथ की ओव्यूलेशन थी वो नहीं होगी। यानी जब प्रेगनेंसी होती है फीमेल में, ऐसे दो तरह हो सकती है, एक नॉर्मल साइकिल है और एक प्रेग्नेंट लेडी की बात करें हम। अगर नॉर्मल साइकिल में क्या होता है कि जी ओव्यूलेट होता है, ठीक है, कोई जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होती जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होती है, नॉर्मल साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट मंथ में इसी तरह सिक्रीशन होती है, सिक्रीशन के बाद नेक्स्ट प्रोलिफरेटिव स्टेज स्टार्ट हो जाती है और फिर जो है वो दोबारा सिक्रेटिव स्टेज की तरफ जाता है, यानी नया साइकिल शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वो जाइगोट फॉर्मेशन हो जाए, यानी अब ओवन जो है वो जाइगोट में कन्वर्ट हो गया है, तो एग फॉर्म में जो एग था वो कन्वर्ट हो गया है टू द जाइगोट, तो उसमें क्या होता है कि ये फिर फर्दर ओव्यूलेशन को ये प्रिवेंट कर देती है। जो प्रोजेस्टेरॉन है कि नेक्स्ट मंथ जो साइकिल रिपीट होना था वो अब साइकिल रिपीट नहीं होगा। अच्छा, और अगर बॉडी ने कंसीव कर लिया, यानी फीमेल बॉडी ने कंसीव कर लिया, तो प्रोजेस्टेरॉन फिर क्या करता है, ये ब्लड सप्लाई को एंडोमेट्रियम की तरफ बढ़ा देता है ताकि जो ग्रोइंग फीटस है उसको फीड किया जा सके। यानी अब जो फीटस है उसने ग्रो करना है तो ब्लड सप्लाई टुवर्ड इट जो है उसको इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा ये यूट्रस को भी मैंने आपको बताया कि प्रिपेयर करता है कि वो एक्सेप्ट करे जो भी अब एग फर्टिलाइज हो गया है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए यूट्रस को प्रिपेयर करता है, उसकी वॉल को थिकनिंग करता है, उसकी प्लेसेंटा फॉर्मेशन होती है और जो प्लेसेंटा से फिर मजीद प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होती है। तो जो प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होती है वो क्या कर देती है, वो
प्रेगनेंसी के दौरान, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान नए एग को नहीं बनने देती, और उसके अलावा जो मिल्क प्रोडक्शन होनी है ब्रेस्ट की, यानी आफ्टर प्रेगनेंसी जो लैक्टेशन होनी चाहिए, ब्रेस्ट को रेडी कर रही है फॉर द मिल्क प्रोडक्शन। जो प्लेसेंटा से रिलीज हो रहा है वो उसके साथ मिलता है जो कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज हो रहा था प्रोजेस्टेरॉन, और ये दोनों कंसंट्रेशन जो है मिल के क्या करती हैं कि ये प्रिपेयर कर देती हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए ब्रेस्ट को, और उसके साथ साथ नया ओव्यूलेशन जो है वो नहीं हो सकती। अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो उसमें क्या होता है कि अगर पहले हमने बात कर ली कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे, प्रेग्नेंट होने के बाद लाइनिंग थिक होगी, मजीद ओव्यूलेशन नहीं होगी, और ब्रेस्ट जो है वो रेडी हो जाएगी फॉर लैक्टेशन। और अगर ये नहीं होता तो क्या होता है, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो लो होता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल जो है साइकिल, जिसको हम वो पीरियड कहते हैं 7 दिन का, जिसमें सिक्रीशंस होती हैं, वेजाइनल सिक्रीशंस होती हैं, ब्लड डिस्चार्ज होता है, वो इस वजह से होता है कि प्रोजेस्टेरॉन के लेवल जो है वो डिक्रीज होता है, किस वजह से कॉर्पस ल्यूटियम की ब्रेक डाउन हो जाती है। यानी अब साइकिल की समझ आ गई होगी कि ओवियम जो है, एग जो है वो जैसे ही रिलीज होता है, अगर वो जाइगोट फॉर्मेशन हो जाए तो मजीद प्रिपेयर करता है, थिकन कर देता है वॉल को, यूट्रस को प्रिपेयर कर देता है, और फीड करता है न्यू जो हम जाइगोट फॉर्मेशन हो रही है, जो एम्ब्रियो बनने जा रहा है उसकी फीड में हेल्प करता है, वेस्कुलरिटी को इंक्रीज करता है। और दूसरी साइड पे अगर ये ना हो, जाइगोट फॉर्मेशन ना हो, फिर नॉर्मली क्या हो रहा है, नॉर्मली फीमेल्स में ये होता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है आफ्टर ओव्यूलेशन वो ब्रेक डाउन होती है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो होते हैं। अब हम बात करें इफेक्ट ऑन यूट्रस, यानी अभी हमने ओवरऑल बात की कि ओवरऑल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इसका क्या है फीमेल्स में। ओवरऑल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ये है कि प्रेगनेंसी जो है उसको हेल्पफुल है, प्रेगनेंसी के पूरे पीरियड में इसका मुख्तलिफ काम है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसका क्या इफेक्ट है। अब हम ऑर्गन वाइज पढ़ते हैं कि ऑर्गन वाइज क्या क्या इफेक्ट कर रहा होता है, यूट्रस पे इसका क्या इफेक्ट है। अच्छा, अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो अलग इफेक्ट्स होंगे, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो अलग इफेक्ट्स। हम यहाँ पे ज्यादा फोकस करेंगे आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, प्रेगनेंसी के बाद क्या क्या चेंजेस हो रही है। ये क्या करता है, यूट्राइन एंडोमेट्रियम को, अभी पहली बात हम जो कह रहे हैं वो ये कि जो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की थी, तो उसमें अगर एक कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ब्रेक डाउन हो गया तो सिक्रीशंस होंगी, वो जो ये वो सिक्रीशन हो रही होती हैं, वो सिक्रीशन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो सिक्रीटरी फेज है उसमें हो रही होती है, तो ये इसको प्रमोट करता है सिक्रीटरी चेंजेस को। सिक्रीटरी चेंजेस यानी जो अल्कलाइन और एसिडिक थे, उन्होंने एसिडिक डिस्चार्ज होता है वेजाइना से, ये उसको प्रमोट करता है विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोजन। उसके बाद ये यूट्रस को प्रिपेयर करता है फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ओवम। इम्प्लांट करना यानी ओवम में वो ओवम में इम्प्लांट होना होता है यूट्रस के अंदर जाके, ठीक है, ओवरी में वो फर्टिलाइज हुआ, अब जाके वो इम्प्लांट होगा इन द यूट्रस, तो ये प्रिपेयर कर होता है यूट्रस को कि वो ओवम की इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाए। इसके अलावा ये डिक्रीज कर देती है, हमने पहले बात की थी कि डिक्रीज कर देती है एक्साइटेबिलिटी को, किसकी, ऑक्सीटोसिन के जो भी हार्मोन से, क्योंकि अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सेंसिटिविटी होगी, एक्साइटेबिलिटी होगी, तो कंट्रैक्शन होंगी, जिसकी वजह से हमारी जो प्रेगनेंसी है वो देर पा नहीं रह सकेगी, ठीक है। जो अर्ली, जिनमें अर्ली डिलीवरीज होती हैं, अर्ली लेबर पेन्स होती हैं, उसमें ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होता है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होने की वजह से जो एक्साइटेबिलिटी है वो थोड़ी ऑक्सीटोसिन की तरफ बढ़ी हुई होती है सेल की, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती हैं और अर्ली लेबर पेन्स रहती हैं, ये प्री मेच्योर बर्थ जिसको हम कहते हैं, वो इसी वजह से होती है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है कि वो डिक्रीज कर देता है ऑक्सीटोसिन की सेंसिटिविटी को, एक्साइटेबिलिटी को, जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं मायोमेट्रियम में। अच्छा, हम अगर फ्लोपियन ट्यूब पे इसका इफेक्ट पढ़ें तो फ्लोपियन ट्यूब पे क्या इफेक्ट है, ये चेंज कर देता है जो भी म्यूकस लाइनिंग है। मैंने आपको कल बताया था कि जो म्यूकस लाइन है उससे हमेशा सिक्रेशन हो रही है, सिलिएटेड फ्लोपियन ट्यूब, सिलिएटेड एपिथेलियम थी, उससे म्यूकस जो है वो सिक्रीट होता है, सिक्रीशंस होती हैं। ये उस म्यूकस सिक्रेशन को चेंज कर देती है किस फॉर्म में कि वो अब वो न्यूट्रिएंट्स जो प्रोड्यूस सिक्रिएट करती है टुवर्ड्स द फर्टिलाइज्ड एग, यानी जो एग अब फर्टिलाइज हो गया है उसकी नरिशमेंट के लिए जो म्यूकस लाइनिंग है वो सिक्रीटरी चेंजेस करती है, यानी पहले जो सिक्रेशन थी वो बाहर वाली सिक्रेशन से चेंज होंगी। यानी ये आफ्टर प्रेगनेंसी की बात हो रही है। प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है कि जो फ्लोपियन ट्यूब की सिलिएटेड एपिथेलियम्स हैं, वो जो म्यूकस रिलीज कर रहे हैं वो चेंज हो जाता है, और चेंज होके क्या करता है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है फर्टिलाइज एग को। दूसरा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को भी इंक्रीज करती है टुवर्ड्स द
फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस, यानी ओवरी में जो फर्टिलाइजेशन होगी, अब उससे जो सेल इम्प्लांट होना था, जाइगोट इम्प्लांट होना था इन द यूट्रस, तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को जो है वो इंक्रीज करती है। सर्विक्स पे इफेक्ट देखें, सर्विक्स आउटर आउटर जेनेटिलिया के पास होता है, तो इसलिए इसकी रिलैक्सेशन करती है। रिलैक्सेशन मतलब ये मजीद कॉन्ट्रैक्ट ना हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ही प्रेगनेंसी जो है वो हमारी रिटेन रहेगी। ठीक है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो इसकी वजह से हमारी जो प्रेगनेंसी है उस पर इफेक्ट होता है। अगर हम विजाइना पे इसका इफेक्ट देते हैं, तो विजाइना में इसका क्या है कि सेलर प्रोलिफरेशन कर देती है और म्यूकस प्रोलिफरेशन, यानी विजाइना जो है उसमें सेल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं डिफरेंट टाइप के, और म्यूकस जो है वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। सिक्रीशंस नहीं हो रही होती, बल्कि वहाँ पे प्रोलिफरेट हो जाती है। ठीक है, और जब ब्रेस्ट में मैंने आपको बताया कि इसका क्या काम है, ब्रेस्ट में ये वही टिब्यूल्स जो एल्विलाई के टिब्यूल्स है मेमोरी ग्लैंड्स के, विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मिल के क्या करते हैं, उन ग्लैंड्स को और जो एल्विलाई हैं, टिब्यूल्स हैं, उनको बढ़ा देते हैं, एल्विलर सेल्स की प्रोलिफरेशन कराते हैं, एल्विलर सेल्स ज्यादा हो जाते हैं और फिर सिक्रीशन होती है। कल आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे अबाउट एल्विलर सेल्स, तो ये एक डायग्राम है जिसमें इन्होंने दिखाए हुए हैं, ये एल्विलर, ये लोब्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं, लिब्यूल्स के अंदर जो खाली जगह होती है इनको एल्वियोलाइज कहते हैं। इसी तरह जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, या जैसे हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में, यानी हमारे लंग्स में ये एल्वियोलाइज करते हैं, इसी तरह ये मेमोरी ग्लैंड्स में भी होते हैं। तो ये इनकी डेवलपमेंट को प्रोजेस्टेरोन जो है वो इंक्रीज कर देता है और इनके सेल मैस को इंक्रीज करता है ताकि वो सिक्रीशन कर। अच्छा, ओव्यूलेशन की अगर हम बात करें कि इसका इफेक्ट क्या है, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये इनहिबिट कर देता है मजीद रिलीज ऑफ एलएचएन फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। अब ज्यादा रिलीज नहीं होगी, मजीद रिलीज ना होने की वजह से फिर जो ओव्यूलेशन है नेक्स्ट पूरे पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी उसमें ये इनहिबिट हो जाती है। प्रेगनेंसी का जितना टाइम पीरियड है उसमें मजीद जो ओवम फॉर्मेशन है वो नहीं होती। अब हम इसके मेटाबॉलिक इफेक्ट्स की अगर बात करें कि मेटाबॉलिज्म पे इसका क्या इफेक्ट है, पहले हमने सिर्फ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखे थे डिफरेंट ऑर्गन्स पे। मेटाबॉलिकली क्या करती है, ये प्रोटीन्स को प्रेगनेंसी में मोबिलाइज करती है टुवर्ड्स द फीटस, यानी फीटस की नरिशमेंट। हमने इसको पहला नाम ही ये पढ़ा था कि प्रोजेस्टेरोन बेसिकली क्या है, प्रोजेस्टेरोन है ही प्रेगनेंसी हार्मोन हम इसको कहते हैं। तो फीटल हेल्थ के लिए ये प्रोटीन्स जितनी हमारी बॉडी में है उनको मोबिलाइज करती है टुवर्ड्स द यूट्रस, जो हमारा फीटस है वो नरिश हो सके, यानी जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो फीटस की तरफ जाती है। उसके अलावा अगर ये लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो या इसकी लार्ज डोजेज दी जाए, क्योंकि ये एज ए ट्रीटमेंट भी यूज होता है, जो फीमेल्स जिनको कंसेप्शन में इश्यूज आ रहे होते हैं या लिबिडो इश्यूज आ रहे होते हैं, तो उनमें हमें इनको ट्रीटमेंट, प्रोजेस्टिन से क्लास है वो ट्रीटमेंट के तौर पर भी यूज करते हैं। तो अगर इसकी लार्ज अमाउंट हो जाए बॉडी में तो ये नेट यूरेसिस करती है। नेटरी यूरेसिस का मतलब है यूरिन में सोडियम का ज्यादा से ज्यादा जो है वो एक्सक्रीट होना। तो इस ज्यादा अमाउंट में सोडियम एक्सक्रीट होता है। क्यों ज्यादा अमाउंट में होता है ये, क्योंकि ब्लॉक कर देता है एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन को। एल्डोस्टेरोन ने वाटर बैलेंस को मेंटेन करना होता है, सोडियम वाटर रिटेंशन करवा रहा होता है, तो जब ये उसको ब्लॉक कर देता है तो वाटर और सोडियम जो है ज्यादा मिकदार में बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट होता है, इस वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो बॉडी में कम हो जाता है। और अगर हम स्किन पे इसके इफेक्ट की बात करें तो स्किन पे इसका इफेक्ट ये है कि जब ये प्रोजेस्टेरोन सिक्रेटरी फेज में रिलीज होता है नॉर्मली फीमेल्स में, तो ये सीबम यानी पसीना जो है हमारे स्किन पे ज्यादातर कहाँ, जो हमारे हेयर स्कैल्प है, हेयरी एरिया है जहाँ पे हेयर ग्रोथ होती है, स्कैल्प पे ये वहाँ पे सीबम प्रोडक्शन को पसीना ज्यादा लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्री मेंस्ट्रुअल एक्नी होती है, मेंसेस स्टार्ट होने से पहले सेक्रेटरी फेज जो होता है उसमें एक्नी स्टार्ट होती है, दाने बन जाते हैं मुंह के ऊपर। ठीक है, या हेयर चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि हेयर, या कुछ लोगों की फीमेल्स होती हैं उनके बाल गिरते हैं, वो बाल जो गिरना है, वो जो हेयर चेंजेस हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान, वो भी जो कंट्रोल कर रहा है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन बेसिकली स्किन के ऊपर जो पोर्स हैं हमारी हेयर ग्रोथ के, वहां से सीबम प्रोडक्शन करवा रहा होता है, जिसकी वजह से ऑयली ऑयली से हो जाती है स्कैल्प जो है। उसके बाद हम बात करें कि बॉडी टेम्परेचर पे इसका क्या इफेक्ट है। तो ओव्यूलेशन के बाद, यानी जो ओव्यूलेशन का पीरियड होता है मोस्टली वो साइकिल का 14 या 12th टू 14th डे ज्यादा कंसीडर किया जाता है कि ओव्यूलेशन का डे होता है, साइकिल का 12th और 14th डे। तो जिस दिन ओव्यूलेशन होती है उसके 24 घंटे के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटेम है वो प्रोजेस्टेरोन जो है वो रिलीज कर रहा होता है।
अब जो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा था, अगर तो वो जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगी तो वो हेल्पफुल होगा, नहीं तो कार्पस ल्यूटियम खुद ब्रेक डाउन हो जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होगा, तो ओव्यूल जो फॉर्मेशन हुई थी, जो ओव्यूलेशन हुई थी, उससे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जी, आज में से किसी को कोई सवाल हो तो। जी ताहिर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये जो पहला फैक्ट है यूट्रस का प्रमोट्स प्रमोट्स द secretion changes in the uterine endo endoments during the secretion phase of the menstrual cycle. पहली बात तो ये एंडोमेट्रियम लिखा हुआ, ठीक है। मैंने आपको पहले ये मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि जो सेक्रेटरी फेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की 3 फेजेस होती हैं। हमने कल सेकंड फेज के मैंने आपको बताया था कि पहला फेज होता है जिसको मेंसेस के डेज जिनको हम कहते हैं। दूसरा फेज जो है प्रोलिफरेटिव फेज होता है जिसमें एस्ट्रोजन हेल्पफुल हो रहा होता है। थर्ड फेज जिसको हम सेक्रेटरी फेज का नाम देते हैं, उसमें प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सिक्रीशन को चेंज कर देता है। यानी जो पहले सिक्रीशन हो रही थी विजाइनल सिक्रीशन या जो यूट्रस की सिक्रीशन हैं जो पहले हो रही थी उनको चेंज कर देता है। और अगर ये मैंने आपको पहले बताया कि अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो ये जो चेंजेस हैं ये सिक्रेटरी जो है ये मजीद चेंज हो जाता है और ये नरिश कर होता है, जो हम फीटस जो है उसको नरिश करने में हेल्पफुल होता है। तो ये एंडोमेट्रियम लिखा हुआ है, एंडोमेट्रियम लेयर है, यूट्राइन की जो अंदर वाली लेयर है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल है? जी गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम, ये मेटाबॉलिक इफेक्ट तो रिवाइज करवा दें। मेटाबॉलिक इफेक्ट रिवाइज करवा देते हैं जी, करवा देते हैं। जी मेटाबॉलिक इफेक्ट्स की बात करें, मैंने आपको बताया कि यस मेटाबॉलिक, मैम। हाँ मेटाबॉलिक इफेक्ट में सबसे पहले ये क्या करता है, जो प्रोटीन हमारी बॉडी में हो रही होती हैं, प्रोड्यूस हो रही होती हैं, उनको ये मूव करवाता है टुवर्ड्स द फीटस। ठीक है, फीटस जो अब बेबी ग्रोथ होनी है वो प्रोटीन जो उसमें रिक्वायर्ड होती हैं उनको मोबिलाइज करता है। ठीक है, दूसरी मैंने बताया कि जब ये लार्ज अमाउंट में हो, बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट में हो, चाहे वो हमने आर्टिफिशियली दिया है या बॉडी में प्रोडक्शन उसकी लार्ज अमाउंट में हो, जब ये हाई कंसंट्रेशन में होता है तो क्या होता है कि जो यूरिन है, नेट्रोयूरेसिस इस केस को कहते हैं। नेट्रोयूरेसिस का मतलब है यूरिन में सोडियम जो है उसकी एक्सक्रीशन ज्यादा हो जाती है। वो सोडियम जो है उसकी एक्सक्रीशन ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि इफेक्ट को ब्लॉक करता है एल्डोस्टेरॉन की, और एल्डोस्टेरॉन भी हार्मोन है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये एल्डोस्टेरॉन का काम होता है कि रिटेंशन करवा रहा होता है सोडियम और वाटर की, जबकि ये उसके काम को रोक देता है, जिसकी वजह से जो सोडियम है वो यूरिन में ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीट होता रहता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि स्किन पे इसका क्या इफेक्ट है। स्किन पे इसके इफेक्ट ये हैं कि जो जितने भी हेयर पोर्स होते हैं जहाँ पे हेयर ग्रोथ हुई होती है, स्पेशली स्कैल्प यानी जो हमारा सर है जिसको हम सर कहते हैं, ठीक है, स्कैल्प पे जो हेयर ग्रोथ है वहाँ सीबम प्रोडक्शन, पसीना बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ऑयली ऑयली नेचर हो जाती है। ठीक है, और इसी तरह फीमेल्स में प्री मेंस्ट्रुअल एक्नी होती है, साइकिल के जब साइकिल स्टार्ट होने से पहले का टाइम होता है तो एक्नी पे दाने बन जाते हैं, वो भी इसी वजह से। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान जो हेयर ग्रोथ चेंजेस आते हैं, ये हेयर फॉल जो होती है वो भी इसी वजह से हो रही है। और मैंने आपको ओव्यूलेशन बताया कि ओव्यूलेशन हमेशा वो मोस्टली होता है 12 टू 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम ओव्यूलेशन टाइम कहते हैं। तो उसके 24 घंटे के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर, फीमेल बॉडी टेम्परेचर है, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से एलिवेट रहता है, ज्यादा रहता है।
क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ठीक है, वो एकदम से रिलीज होता है कॉर्पस ल्यूटियम से, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर हाई होता है। समझ आई आपको? जी मैम, थैंक यू मैम। जी, ये किसी का मोबाइल है, मुझे नहीं पता ये कौन है। आप? मैडम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, बेसिकली तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी हार्मोन ही है, और उसका काम ही प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव करना होता है। अच्छा, हाँ जी। मोस्टली जो है ऐसी खवातीन होती हैं जिनमें ज़ाहिर सी बात, जैसे आपने बताया कि प्रोजेस्टेरॉन की ही कमी की वजह से मिसकैरेज हो जाता है, ठीक है। जी जी उसमें एक जो डॉक्टर है उसको मतलब ये देखने के लिए कि उसको जो है प्रोजेस्टेरॉन का मसला जो है वो कैसे है, किस वजह से है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि वो अगर पेशेंट जा रहा है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर उसको जो है वैसे प्रोफिलैक्टिकली तौर पर कुछ ऐसी मेडिसिन जो है वो रिकमेंड कर देता है जो प्रोजेस्टेरॉन पे काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद जो है मिसकैरेज होता है, उसकी क्या वजह होती है? डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। देखिए, प्रेगनेंसी जो है वो एक बड़ा डेलिकेट काम है, बात है। प्रेगनेंसी जो होती है, बर्थ जो है, उससे स्टार्ट से लेके एंड तक ये बड़ा डेलिकेट काम होता है। छोटी छोटी चेंजेस की वजह से, हमने तो एक चेंज की बात की प्रोजेस्टेरॉन की चेंज की वजह से, ठीक है, और भी बहुत सारी छोटी मोटी चेंजेस होती हैं, बहुत सारे हार्मोन्स और जो है वो इन्वॉल्व होते हैं साथ में। वो चेंजेस की वजह से मिसकैरेज हो जाते हैं। एक रीजन जो मिसकैरेज में है वो बताइए, वो प्रोजेस्टेरॉन लेवल का कम होना है। या तो कंसेप्शन के टाइम पे कम था, ठीक है, जब कंसीव किया फीमेल ने तब वो कम था, उसका लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अगर जो ट्रीटमेंट जो डॉक्टर साथ में कर रही है प्रोजेस्टेरॉन की, हमें उसकी एब्जॉर्प्शन लेवल भी देखनी होती है, ठीक है। ये बहुत लेस एब्जॉर्बेबल है, ये हार्मोन जो है, जब हम ओरली देते हैं तो ये लेस एब्जॉर्ब होता है द ब्लड, काफी इफेक्ट करता है। तो उसकी एब्जॉर्बिलिटी पे डिपेंड करता है, उस टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है कि किस टाइम पे उसको वो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया है। अगर लेट ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया तो मिसकैरेज जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं मिसकैरेज की तरफ। बॉडी चेंजेस होती हैं, ठीक है। तो एक रीजन हमने बताई थी वो प्रोजेस्टेरॉन लेवल का कम होना भी है। नॉर्मल फीमेल्स में अगर पहले पता लगाना हो, प्रेगनेंसी से पहले ही पता चलाना हो कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल ठीक है नहीं, तो उनका साइकिल जो है वो चेंज देखते हैं। अगर साइकिल डिस्टर्ब हुआ हो तो ही पता चल जाता है कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स जो हैं वो डिस्टर्ब चल रहे हैं बॉडी के अंदर। साइकिल डिस्टर्ब का मतलब है या तो ब्लीडिंग बहुत कम हो रही है, यानी 2 डेज का साइकिल है, या 1 दिन का या 2 दिन का है, या बहुत ज्यादा हो रही है, फ्रीक्वेंट हो रही है, 10 दिन बाद 12 दिन बाद हो रही है। तो ये हार्मोनल चेंजेस हैं, ये पहले डिटेक्ट किए जा सकते हैं। सही। जी तो इसमें मैडम एज फैक्टर होता है? जी, एज फैक्टर भी होता है। जो मैंने आपको बताया था, एस्ट्रोजन की बात बताई थी, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मिल के काम कर रहे थे। जैसे रिप्रोडक्टिव फेज फीमेल्स की कम होना शुरू होती है, तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो भी डिक्रीज होना शुरू होता है, प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती सही। है। ताहिर, आपका फिर कोई क्वेश्चन है या जमान? जमान। जी मिस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमान, आप बोलें। जमान। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मिस, आपने लेक्चर दिया, बड़ा अच्छा दिया, बिल्कुल आपने रवानगी के साथ। जिस तरह आपने सिंबल लगाए हुए थे फी वो हेडिंग पे, मतलब जिस तरह फैक्ट ऑन वर्जिना है, फैक्ट ऑन ब्रेस्ट है, फैक्ट ऑन जी जी, ओवुलेशन है, फैक्ट ऑन, हम इस तरह हेडिंग में याद कर ले, कोई मसला तो नहीं ना है। कोई मसला नहीं। बेहतर यही है कि हम हेडिंग याद कर लें, वो सारी बीच में ही आ जाएगी सब। जी, वो मैंने जो पहली स्लाइड थी उसके ऊपर मैंने फैक्ट डिटेल बताई थी कि फिजियोलॉजिकल फैक्ट उसके क्या क्या हो सकते हैं, फिर उनको मजीद जी जी डिटेल। क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आना था, ठीक है। मुझे नहीं पता कि वो आपसे ओवरऑल इफेक्ट्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन पूछ सकता है, वो आपसे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन पूछ सकता है, या वो आपको कन्फाइंड कर दे कि हमें प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट्स बताएं सिर्फ और सिर्फ यूट्रस पे, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो आपको डिटेल्ड अलहदा बता दिए, तो आप उस हिसाब से इसको प्रिपेयर।
ओके हाँ वैसे जी, ठीक अगर वो हो आपसे सिर्फ ये मतलब पूछता है कि मुझे इफेक्ट बताएं प्रोजेस्टेरॉन के, तो आप सिर्फ हेडिंग के नाम लिख दें कि उसका इस पे इफेक्ट होता है, ठीक है। और अगर वो आपसे पूछता है कि मुझे इस, मतलब सिर्फ हेडिंग दे देंगे हम। हाँ जी, और अगर आपसे वो ये क्वेश्चन करता है कि मुझे इस ऑर्गन पे उसका रिस्पॉन्स चाहिए कि प्रोजेस्टेरॉन इस ऑर्गन पे जाके क्या इफेक्ट कर रहा है, तो फिर आपको वो बात लिखनी पड़ेगी। या डिटेल जी मांग सकता है। जी। ओके मिस थैंक यू। हाँ। ताहिर आपका क्वेश्चन और है कोई? यस मैम, ये जो प्रमोट्स द सेक्रेशन secretorial changes in the mucus lining of the fallopian tube for the nutrition needs of the fertilized ओवम ओवम ovule. ओवम ओवम ओवम। Yes ma'am. जी, मैंने वो बताया जो फ्लोपियन ट्यूब्स हैं वो सिलिएटेड एपिथेलियम्स होते हैं। जो सिलिएटेड एपिथेलियम्स होता है उसका काम होता है म्यूकस को प्रोडक्शन करना, म्यूकस प्रोड्यूस करना। जैसे हमारी जो रेस्पिरेटरी लाइनिंग है वो म्यूकस प्रोडक्शन करती है, हमारी डाइजेस्टिव लाइनिंग है वो म्यूकस प्रोडक्शन करती है, ठीक है। तो जो म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है नॉर्मली वो आफ्टर प्रेगनेंसी क्या है वो चेंज हो जाता है। उसमें चेंजेस किस किस्म के आते हैं कि वो अब नरिशमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी वो अब ऐसी चीजें सिक्रीट कर रहे हैं जो फीटस ओवम के लिए, ओवम जो अभी रिलीज हुआ है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो चीजें यूज हो सकती हैं वो सिक्रीट करता है। यानी जैसे आप प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, मोबिलाइज हो रही है, तो वो जो सिक्रीशन है वो उस टाइप की हो जाती है जिससे हमें नरिशमेंट मिल रही हो हमारे ओवम को। हेलो, समझ आ गई आपको? कितने हो? आया बेटा। शायद आप क्वेश्चन करके अपनी बातें करने लगे। और किसी का कोई सवाल हो तो हैंड रेज कर ले। सबको सब समझ आ गई है? चलें ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको एंड करते हैं। कोशिश की है मैंने आज इसको रिकॉर्ड करने की, असल में कल मैं भूल गई थी इसलिए आप लोगों को स्लाइड्स मैंने शेयर कर दी थी। ठीक है जी, आप सबके क्वेश्चंस अगर किसी के मजीद हों तो कल जो है ज्वाइन करके वो पूछ सकता है मुझसे क्वेश्चन।